नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। ठीक है, समुद्री धाराओं के बारे में। समुद्री धाराएं क्या है? समुद्री धाराएं असल में कुछ नहीं है। समुद्री धाराएं समुद्र का पानी है। समुद्र का पानी जब एक फिक्स डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में जब प्रवाहित होने लगता है तो हम उसको नाम देते हैं समुद्री धारा। और इससे बड़ा ज़्यादा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ पे ये जाती है धाराएं, उसको उस जगह के हिसाब से उस नाम दे दिया जाता है। जैसे मान लो ब्राज़ील के तट के पास से धारा गुजर रही है तो उसको नाम दे देंगे ब्राज़ील की धारा। इस तरीके से इनका नामकरण कर दिया जाता है। हमारे को अक्सर पूछा जाता है या फिर अधिकांश से पूछा जाता है कि कौन सी धारा कौन से महासागर से संबंधित है, या फिर कि ये जो धारा है गर्म है या फिर ठंडी है। बस इन दो चीज़ों से अधिकांशतः क्वेश्चन बनते हैं। तो इन्हीं दो पर अपन फोकस करते हुए आगे बढ़ते हैं। पहली चीज़ है धारा क्या है? तो धारा कुछ नहीं है, समुद्र का पानी जब एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने लगता है, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो जाने लगता है तो हम उसको धारा नाम देते हैं। एक निश्चित दिशा में जब प्रवाहित होने लगता है तो उसको हम धारा कहते हैं। धारा जो है वो दो प्रकार की असल में होती है। फर्स्ट है वार्म करंट, यानी कि गर्म धारा। जब उसका पानी अगर किसी धारा का गर्म हो, जैसे सपोज करिए भूमध्य रेखा के आसपास की जितनी भी धाराएं हैं वो सब गर्म होगी। क्यों गर्म होगी? क्योंकि अधिकांशतः उनमें से गर्म होगी। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पर ठीक ठाक टेम्परेचर होता है, इसलिए वो गर्म जलधारा मानी जाती है। इसी तरीके से ध्रुवों से आने वाली जो जलधाराएं हैं, क्योंकि ध्रुवों पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बर्फ जमी रहती है, इसलिए वहाँ से बर्फ पिघल पिघल के जब धाराएं आती है वो तो ठंडी जलधारा आएगी। ये सामान्य सी बात है। तो जलधाराएं कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है, ठंडी और गर्म। ये उनके कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जिन्हें हम डिटेल्स में आगे चर्चा करेंगे। नाउ धाराओं की जो स्पीड है उसके हिसाब से धाराओं के नामकरण थोड़े अलग अलग हैं। जैसे मान लो केवल जब वेग, पवन के वेग से धाराएं चल रही हो, सपोज करो समुद्र का पानी है जो पछुआ पवन के प्रवाह में आ गया। पछुआ पवन जब चलती है उसके अंडर वो बहता जा रहा है तो उसको अपन प्रवाह बोलेंगे, ड्रिफ्ट बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत तेज स्पीड नहीं होती। क्या होता क्या है कि हवा चल रही है उसके अनुसार ही पानी अपनी दिशा बना लेता है और उस तरह चलता रहता है। लेकिन अगर थोड़ी तेज स्पीड हो उसकी और एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन हो तो उसको अपन धारा कहेंगे। ठीक है, और अगर और भी ज़्यादा स्पीड हो तो उसको कहेंगे विशाल धारा, स्ट्रीम कहेंगे उसको। नाउ धाराओं की उत्पत्ति के कारक। तो धाराओं की उत्पत्ति के बहुत सारे कारक हैं। ठीक है, लेकिन अपन बात कर लेते हैं कोरियोलिस बल पे और एकमैन स्पाइरल पे। हालांकि ये भी चीज़ें हैं जो धाराओं की उत्पत्ति में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है, पर ये आपसे ना के बराबर इनका कोई चांस है कि आपसे पूछा जाएगा, इसलिए हम इनको जो है अभी नेग्लेक्ट कर रहे हैं या फिर इनको अपन नहीं डिस्कस कर रहे हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आपको पता फिर भी होना चाहिए कि टेम्परेचर में अगर डिफरेंस होता है, समुद्र में यहाँ का तापमान कम है, यहाँ का ज़्यादा है, तो उस वजह से धारा प्रवाहित होती है। घनत्व का फर्क पड़ता है और लवणता का भी फर्क पड़ता है कि जहाँ पर नमक ज़्यादा है वहाँ की डेंसिटी में फ़र्क आएगा। इस वजह से क्या होगा, जो धाराएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार वायुदाब का फर्क पड़ता है। वहाँ जहाँ पर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ पर वो जो पानी का जो तल है वो नीचा हो जाएगा, इस वजह से धारा जनरेट होगी, धारा शुरू हो जाएगी। इसी प्रकार वर्षा का फर्क पड़ता है, वाष्पीकरण का फर्क पड़ता है। वर्षा ज़्यादा होगी, समुद्र का जल स्तर ऊंचा होगा और वहाँ से धारा शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार इन सारे जो है फैक्टर्स का फर्क पड़ता है। लेकिन कोरियोलिस बल इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक बार फिर से समझ लीजिए। कोरियोलिस बल क्या करता है? कोरियोलिस ने कहा कि अगर कोई धारा उत्तरी गोलार्ध में चल रही है तो वो सीधी सीधी नहीं जा सकती, कोरियोलिस के कारण वो दाईं तरफ घूम जाती है। तो इस पर कोरियोलिस बल लगेगा दाईं तरफ, तो ये कुछ इस तरीके से घूम जाएगी। ऐसे ही होगा क्या कि दक्षिणी गोलार्ध में धारा जो समुद्री धारा है वो बाईं तरफ घूम जाती है। अब ये दाईं और बाईं कैसे देखेंगे? तो जिधर धारा जारी है उस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और फिर यहाँ से देखेंगे। अब इस तरफ मुंह हो गया तो इस तरफ हमारा दायां हाथ है तो ये इस तरफ घूम जाएगी। ठीक है, जैसे सपोज करो इस तरफ कोई धारा जा रही है तो इस तरफ मुंह करके खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि दायां इस तरफ है तो ये धारा इस तरफ घूम जाएगी। तो कोरियोलिस बल क्या कहता है कि अगर समुद्री धारा या फिर पवन, कोई भी चीज़ हो दोनों में से, वो दक्षिणी गोलार्ध में है तो वो बाईं तरफ घूम जाएगी, और अगर वो उत्तरी गोलार्ध में है तो वो दाईं तरफ घूम जाएगी। इसे कोरियोलिस बल कहते हैं और इसे जो है फेरेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, एकमैन स्पाइरल का नियम कहता है कि जब ऊपरी सतह, जब सपोज करिए इधर पानी फ्लो हो रहा है तो इसके नीचे वाली जो पानी की सतह है वो इस डायरेक्शन में नहीं फ्लो होती, उसकी कुछ अलग ही डायरेक्शन हो जाती है और वो होती है इस धारा से 45 डिग्री के कोण पे। ठीक है, जब इससे नीचे, इस नीचे की धारा, जो नीचे की परत है समुद्र की, उससे नीचे की परत की बात करें
तो वो इससे 45 डिग्री पे, और जब उससे नीचे की बात करें तो वो इसके 45, तो ये पूरा एक स्पाइरल बन जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं एकमैन स्पाइरल नियम। होता क्या है, आपको क्या याद रखना है इसमें, कि जो धाराएं हैं वो अगर अपन समुद्र की गहराई में जाएं तो क्या होगा, वो एक ही डायरेक्शन में नहीं फ्लो होती। जो नीचे की धारा है वो एक अलग कोण पे प्रवाहित होने लगती है, और वो कोण का मान है क्या, 45 डिग्री। इतना आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे चलते हैं। पहली बात, अटलांटिक महासागर की धाराएं। तो अटलांटिक महासागर का बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अटलांटिक महासागर है कहाँ पे। जब आप धरती को गौर से देखोगे, और अगर आप ग्लोब को गौर से देखोगे, मैप को गौर से देखोगे, तो ये जो एस आकृति का महासागर आपको दिखेगा, इसे हम बोलते हैं अटलांटिक महासागर। सबसे पहले मैं इस पे काम कर देता हूँ, और वो ये है कि यहाँ पर मैं भूमध्य रेखा ड्रॉ कर देता हूँ। तो मान लीजिए ये है भूमध्य रेखा, ठीक है। ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर इसको बोलते हैं। इसके ऊपर जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, और इसके नीचे का जो हिस्सा है वो दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। उत्तरी गोलार्ध, ये जो पूरा है ये उत्तरी गोलार्ध है। ये पूरा ऐसा आकृति का अटलांटिक ओशन है, अटलांटिक महासागर। इसको अंध महासागर भी बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तर है इसलिए इसको उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, और इसको दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं, या फिर दक्षिणी अंध महासागर कहते हैं। महासागर को हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। इसके बाद अपन बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये उत्तरी अमेरिका है। क्या है ये, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, कॉन्टिनेंट है, और ये है साउथ अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, और ये यूरोप महाद्वीप है। इतना आपको बेसिक आना ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम धाराओं की बात करेंगे। नाउ अब आप देखना कि सबसे पहले उत्तर विषुवत रेखीय धारा की बात कर रहे हैं। उत्तर विषुवत रेखीय धारा की बात, तो होता क्या है, देखना गौर से इस चीज को समझना। हमने बात की थी कि जब धरती पे विंड चलती है, यहां पर मैं आपको समझा देता हूं एक बार। देखो ये है अर्थ, ये क्या है, हमारी प्यारी धरती, ठीक है। ये भूमध्य रेखा। तो हमने बात की थी एक दिन कि यहाँ से 30 से 35 डिग्री, और अगर मैं यहाँ बात करूँ 30-35 डिग्री, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर चलती है ट्रेड विंड। क्या चलती है, ट्रेड। यहाँ की क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से भूमध्य रेखा पर एक निम्न दाब की पेटी बनती है, और यहाँ पर उच्च दाब की पेटी बनती है। तो निम्न दाब से उच्च दाब की ओर हवाएं बहती है, उसको अपन नाम दे देते हैं व्यापारिक हवा, ठीक है। तो ये जो व्यापारिक हवा है, ये जो ट्रेड विंड है, ये किधर से, एक तरीके से आप कह लीजिए कि पूर्व से पश्चिम की तरफ, इधर पूर्व, इधर, तो इधर पूर्व से लगभग पश्चिम की तरफ ये डायरेक्शन में हवा चलने लगती है। तो इन्हीं हवाओं के कारण धरती पर ये, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा से दोनों तरफ इस तरफ हवा चलने लगती है, ठीक है। इसको मैं रेड पेन से वापस दिखा देता हूँ। हाँ, तो इस तरफ ये हवा चलने लगती है, किसके कारण, तो आंसर है व्यापारिक हवाओं के कारण, ट्रेड विंड के कारण। तो ट्रेड विंड के कारण ये जो हवा चलती है वो इस डायरेक्शन में चलने लगती है। अब इन ऊपर वाली हवा को, क्योंकि ये विषुवत रेखा के आसपास है, इसलिए मैं कहूंगा कि उत्तर विषुवत रेखीय धारा। क्यों उत्तर, क्यों, क्योंकि उत्तरी अटलांटिक की धारा है, और इसको नाम देंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। तो इन दोनों धाराओं की बात कर लें। अब पहले हम उत्तर विषुवत रेखीय धाराओं की बात कर लेते हैं कि उत्तरी अटलांटिक ओशन में धाराएं किस प्रकार चलती है। तो यहां से जब ये धारा शुरू हुई तो ये टकराएगी यहां पर, कहां पर, साउथ अमेरिका के उत्तरी हिस्से पे टकराएगी। साउथ अमेरिका, और ये जो भाग है ये कौन सा है, साउथ अमेरिका का पूर्वी हिस्सा है। ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, उत्तरी है, दक्षिणी। तो ये लगभग पूर्वी हिस्से पे यहाँ टकराएगी। किस पे, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पे टकराएगी। कौन सी, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। विषुवत रेखीय धारा क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास की धारा है, तो उत्तर भूमध्य रेखीय धारा भी आप इसको कह सकते हैं। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ टकराएगा किसको, साउथ अमेरिका को, साउथ अमेरिका महाद्वीप पे टकराएगा। यहाँ टकराने के बाद ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से चले जाएगा, ठीक है। एक धारा इसकी ऐसे चली जाएगी, और एक धारा ये जो कैरेबियन सी है, ध्यान से देखना, ये क्या है, कैरेबियन सी है, कैरेबियन सागर है, और इस कैरेबियन सागर के अंदर घुस जाएगी, और यहां से फिर वापस,
यहाँ अंदर से ये वापस इस तरीके से वापस आएगी। तो ये जो खेल है पूरा, इस खेल में इस धारा का नाम हो जाता है क्या? इस धारा का नाम हो जाएगा एंटलीज की धारा, एंटलीज धारा, और इसका नाम हो जाएगा कैनी की धारा। ठीक है, ये कैनी इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन एंटलीज आपको पता होना चाहिए, एंटलीज की धारा नाम हो जाएगा। और जब ये वापस मिलेंगे यहाँ से यहाँ पर, तो इसको, चूंकि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये शिवलिंग के जैसा, ये है फ्लोरिडा, यूएसए का स्टेट है एक फ्लोरिडा। तो यहाँ से जो ये धारा है ये कही जाती है फ्लोरिडा की धारा। कौन सी धारा? फ्लोरिडा धारा। और जब यहाँ से इसके आगे, इस मध्य बिंदु से आगे, यहाँ पर जब ये आगे चलती है तो फिर इसका नाम फिर से चेंज हो जाता है और इसको बोला जाता है क्या? नाउ अब ये उत्तर विषुवतीय धारा है, ये किससे टकराती है? उत्तरी अमेरिका से। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, क्षेत्र 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये 0 और यहाँ पे लगभग 10, तो 0 से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होने के कारण एक गर्म जलधारा है। तो बात है कि उत्तरी विषुवतीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ये क्या है? एक गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा के आसपास जन्म ले रही है। ठीक है, अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू होकर, ये बिल्कुल अफ्रीका है और इसका ये पश्चिमी तट है, तो अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू होकर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा करती है। तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर यात्रा कर रही है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट से, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये इसका पूर्वी तट, इससे टकराकर ये क्या हो जाती है? 2 शाखाओं में विभाजित हो जाती है। और पहली शाखा है, उसका नाम है एंटलीज की धारा, एंटलीज की धारा। और दूसरी जो धारा है वो कुछ अंदर से फ्लो होके आती है और उसका नाम अपन रख देते हैं क्या? कैनी की धारा। ठीक है, कैनी की धारा, कैनी धारा। ठीक है, तो ये 2 धाराओं में विभाजित हो जाती है। कौन? उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे क्या होता है देखना, फ्लोरिडा स्ट्रेट से हैटरस द्वीप तक इसको फ्लोरिडा धारा कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रेट, ये जो देख रहे हो आप, ये कुछ शिवलिंग के जैसा, इसको यूएसए की फ्लोरिडा स्टेट कहते हैं। ये अगर आप यूएसए में जाओगे और आपको फ्लोरिडा जाना होगा तो आपको यहाँ जाना होगा। तो यहाँ से लेकर इसको, जब ये यहाँ पर एक हैटरस द्वीप नाम का एक द्वीप है, तो वहाँ तक ये जो धारा है, जब ये जो दोनों धाराएं मिलकर यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो इस धारा का नाम होता है फ्लोरिडा धारा। आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तरी अटलांटिक में एक फ्लोरिडा धारा, अगर आपसे पूछा जाएगा फ्लोरिडा धारा कैसी धारा है, तो गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि ये गर्म जलधारा ही यहाँ तक अभी तक चल रही है। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि फ्लोरिडा धारा जो है वो अटलांटिक महासागर से संबंध रखती है, बस इतना ध्यान होना चाहिए आपको। तो फ्लोरिडा धारा यहाँ से यहाँ तक कही जाएगी। और जैसे ही अपन आगे चलेंगे तो हैटरस द्वीप से ये जो ग्रांड बैंक है, ग्रांड बैंक इस लोकेशन का नाम है, ये जो न्यू फाउंडलैंड है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है पूरा, ये इसको अपन क्या नाम देते हैं? ग्रांड बैंक नाम देते हैं। तो ये जो ग्रांड बैंक है, यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो धारा है जो इस तरफ चल रही है, इस तरफ ये जो धारा चल रही है, इसको अपन नाम देते हैं क्या? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्यों? क्योंकि इसका वेग थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से इसको गल्फ स्ट्रीम। इसको क्या नाम देंगे? फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा धारा। ठीक है, फ्लोरिडा धारा। यहाँ से यहाँ तक इसको गल्फ स्ट्रीम। कहाँ तक? ये जो क्षेत्र है क्या है? यहाँ पे है ग्रांड बैंक है। ठीक है, ग्रांड बैंक के पास जब ये गल्फ स्ट्रीम आएगी तो इसको यहाँ से ऊपर से एक धारा मिलेगी। ठीक है, और उस धारा का नाम है, इस धारा को हम कहते हैं क्या? क्योंकि ये लेब्राडोर सी है, लेब्राडोर सागर है, इसलिए इसको लेब्राडोर धारा कहा जाता है, लेब्राडोर। ठीक है, ये जो डोर सी आपको दिख रही है, इस डोर को क्या कहेंगे? लेब्राडोर धारा। ये ठंडी होती है। ठंडी क्यों होती है? क्योंकि ये ध्रुवों से जो बर्फ पिघल के आ रही है उसको ला रही है साथ में,
और यहाँ पर जो बर्फ़ के टूटे बहुत ज़्यादा टूटे टूटे टुकड़े भी आते हैं। जब शिप्स यहाँ से गुजरती है तो उनके कारण एक्सीडेंट की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई बार जो है शिप्स यहाँ पे एक्सीडेंट होती है, क्यों? क्योंकि बर्फ़ के टूटे टूटे बर्फ़ के जो काफ़ी शिलाखंड हैं वो यहाँ से ऊपर से आते हैं और इस वजह से यहाँ पे हाँ, लेकिन यहाँ की एक अच्छी चीज़ ये है, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा मिलती है, इसके कारण थोड़ा जो टेम्परेचर है वो बहुत अनुकूल हो जाता है मछली पालन के। तो मछली पालन के लिए जो ये जो ग्रांड बैंक है, ये यहाँ पे इस लोकेशन को कहते हैं अपन ग्रांड बैंक। ये जो ग्रांड बैंक है वो फेमस है किसके लिए? मछली पालन के लिए, ठीक है। ये न्यू फाउंडलैंड के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है ये मछली पालन के लिए बहुत फेमस है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो यहाँ से निकली उत्तर विषुवत रेखीय धारा, ठीक है। यहाँ से निकली कौन सी धारा? उत्तर विषुवत रेखीय धारा। फिर यहाँ से दो टुकड़ों में बट गई, एक तो एंटलीज की धारा और एक कैनी की धारा, ठीक है। आगे चलकर उसको फ्लोरिडा नाम दिया गया, फ्लोरिडा धारा, फ्लोरिडा के आसपास के क्षेत्र में। उसके आगे इसको गल्फ स्ट्रीम बोला गया और गल्फ स्ट्रीम को जब लेब्राडोर सी के पास से एक और धारा मिलती है यहाँ से, उसका नाम है लेब्राडोर धारा। और यहाँ से मिलने के बाद इसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है इसका नाम हो जाता है, किसका? इस धारा का। जो ये आगे चलती है इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट या फिर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ठीक है। आगे देखते हैं। ग्रैंड बैंक से यूरोप तक अगर ये जाती है तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक धारा। तो इसको अपन कह देते हैं क्या? उत्तरी अटलांटिक धारा। असल में ये यहाँ इधर जा रही थी, लेकिन यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव से, अपन ने पवनें पढ़ी थी, तो पवनों में एक चीज और थी, वो क्या थी कि यहाँ का और यहाँ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो हवाएं चलती है वो कुछ इस डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। और इनको अपन पछुआ पवन कहते थे, ठीक है। वेस्टर्ली जिसको अपन नाम देते हैं। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि ये पछुआ पवनें हैं, लगभग 30-35 से 60-65 के आसपास में चलती है ये। इसको कहा जाता है क्या? पछुआ पवनें। तो इन पछुआ पवनों के प्रवाह में कौन आ जाती है? तो आंसर है ये जो गल्फ स्ट्रीम है पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है। तो इस कारण ये पूर्व की तरफ चलने लगती है और इसका नाम हो जाता है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, यानी कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह इसको बोलते हैं। इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में यहाँ से एक और ठंडी धारा मिलती है और उस ठंडी धारा का नाम है, क्योंकि ये ग्रीनलैंड के बगल में से आ रही है इसलिए इसको ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा कहते हैं, ठीक है। और ये इसमें मिल जा रही है, किसमें? उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट में मिल जाती है। कौन सी? पूर्व। ये क्या है? ये बड़ा सा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड, ठीक है ना। इसी ग्रीनलैंड को कब्जाने की बात आजकल यूएसए कर रहा है कि हम क्या करेंगे, हम यूएसए ग्रीनलैंड को हमारे वश में लेंगे। तो उसी ग्रीनलैंड के पास से, उसकी ग्रीनलैंड के पूर्व में से, क्योंकि इधर पूर्व की दिशा, तो पूर्व में से एक धारा आती है और वो इसमें मिल जाती है। इसके बाद इस उत्तरी अटलांटिक धारा का क्या होता है? ड्रिफ्ट का क्या होता है? ये आगे चल के क्या होती है? इसमें से मुख्यतः 4 धाराएं निकलती है, ठीक है ना। वो अपन, चलो ठीक है। हाँ, नोट 1, गल्फ स्ट्रीम देखना ध्यान से। गल्फ स्ट्रीम की दिशा पछुआ पवनों के कारण, ये जो गल्फ स्ट्रीम है इसकी दिशा पछुआ पवनों के कारण क्या हो जाती है? पूर्व की ओर हो जाती है, ठीक है। एक ठंडी धारा जिसे लेब्राडोर धारा कहा जाता है, ये जो लेब्राडोर धारा है ये इसमें मिल गई, बात कर ली अपन ने। बेफिन की खाड़ी से निकलती है। यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको क्या नाम देते हैं? बेफिन की खाड़ी। और ये जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट कहते हैं पानी का रास्ता। तो इन दोनों जमीनों के बीच जो ये पानी का रास्ता है, ये जो स्ट्रेट है इसको कहते हैं डेविस स्ट्रेट, ठीक है। तो डेविस स्ट्रेट के रास्ते गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। कौन? लेब्राडोर धारा है वो किस में मिल जाती है? गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। इसकी अपन ने बात कर ली। तो उत्तरी अटलांटिक धारा, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम है वो कहाँ तक आती है? यहाँ तक आती है। कहाँ तक? ग्रांड बैंक तक आती है गल्फ स्ट्रीम। और ग्रांड बैंक में कौन सी धारा मिल जाती है? लेब्राडोर सी मिल जाती है। और जब ये आगे बढ़ती है तो ये जो गल्फ स्ट्रीम है ये किसके प्रभाव में आ जाती है? ये आ जाती है किसके प्रभाव में? ये आ जाती है पछुआ पवनों के प्रभाव में। जब पछुआ पवनें इसको इधर की तरफ घुमा देती है और इसकी डायरेक्शन पूर्व की तरफ हो जाती है। जैसे पूर्व की तरफ हुई, ये थोड़ी आगे चलती है और इसको एक ठंडी धारा ऊपर से आती हुई मिलती है और उस ठंडी धारा का नाम है पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा इसलिए क्योंकि ये जो आपको सबसे बड़ा दुनिया का टापू दिख रहा है इसको अपन कहते हैं ग्रीनलैंड। और इसके बगल में से एक धारा आती है और वो इसको किसको मिल जाती है? उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट को। तो ये जो धारा आपको दिख रही है इसका नाम है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। यानी कि गल्फ स्ट्रीम जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है तो उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको कहा जाता है
उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट। तो ये क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। जब इस उत्तरी अटलांटिक प्रवाह थोड़ा आगे जाता है तो ये 4 मेन हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। पहला तो है वो ये है कि ये जो ये पास का आप क्षेत्र देख रहे हो सॉरी, इसको कहा जाता है आइसलैंड। ये क्या है, आइसलैंड, ठीक है। इस आइसलैंड के पास एक धारा चली जाती है और इस धारा का नाम होता है इरमिंगर। क्या नाम होता है, इरमिंगर धारा। एक धारा होती है, ये जो है ये देश है नॉर्वे, ठीक है। तो एक धारा है वो नॉर्वे के आगे चल के आगे चली जाती है नॉर्वे से, तो इसको बोलते हैं नॉर्वेयन धारा या फिर नॉर्वे की धारा, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी नॉर्वे की धारा। एक धारा क्या होती है, ये जो आप देख रहे हो बिस्के की खाड़ी, यहाँ पर आ जाती है और ये है बिस्के की खाड़ी। इसका नाम है, फ्रांस के पास है ये बिस्के की खाड़ी, ठीक है ना। एक धारा यहाँ आ जाती है और इस धारा का नाम है रेनेल धारा। बिस्के की खाड़ी में जो धारा आती है ये कहलाती है रेनेल धारा, ठीक है। तो जो उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट इज इरमिंगर धारा जो आइसलैंड के आसपास जाती है। आपको ये आइसलैंड वगैरह ध्यान नहीं रखना है, आपको धाराओं के नाम ध्यान रखने हैं। पहला तो है इरमिंगर की धारा, दूसरा है नॉर्वे की धारा और तीसरा है रेनेल धारा, ठीक है। ये इसमें से डिवाइड हो जाती है। और एक और धारा है उसको अपन कहें तो वो है जो अफ्रीका के तट पे वापस आ जाती है और उसको अपन कहते हैं कनारी की ठंडी धारा। ठंडी क्यों है, क्योंकि असल में ये क्या है, यहाँ से जो पानी गया था, आप समझना चीज़ों को, जब यहाँ से पानी व्यापारिक पवनों के कारण पानी इधर आया था तो समुद्र के अंदर से नीचे से पानी निकला है। नीचे से पानी जब ऊपर आता है तो वो थोड़ा ठंडा हो जाता है अपेक्षाकृत, तो इसलिए आसपास के वातावरण के मुकाबले ये थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए को ठंडी धारा बोलते हैं। किसको, कनारी की धारा को। इधर देख लेते हैं, एक जो आइसलैंड के दक्षिण तक जाती है, किसमें से, उत्तरी अटलांटिक धारा जो है वो 4 भागों में मुख्यतः डिवाइड हो जाती है। पहला है वो जो आइसलैंड के दक्षिण तक जाती है, ठीक है। ऐसे ही उसके बाद तीसरी एक और धारा है जो रेनेल धारा कहलाती है और चौथी धारा है जो कनारी की धारा कहलाती है, कनारी की ठंडी धारा कहलाती है। आगे की बात करते हैं। कनारी की ठंडी धारा कहलाती है। यह अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे चलती है तथा अंततः विषुवत की धारा में मिल जाती है। तो ये अफ्रीका के जो पश्चिमी तट है यहाँ तक चलती है और लास्ट में जो अपन ने बताई थी उत्तरी विषुवत की धारा, उसमें ये मिल जाती है। तो ये पूरा चक्र, पूरा साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लो भले ही, तो आगे चलते हैं। चलो यहीं पे देख लेते हैं। हाँ, देखना फिर से, ये तो है भूमध्य रेखा, ये मैंने ड्रॉ कर दी भूमध्य रेखा। यहाँ से एक धारा चलती है, उसको कहते हैं विषुवत रेखा के पास है तो बोलते हैं उत्तरी विषुवत रेखीय धारा या फिर उत्तर अटलांटिक, क्योंकि अटलांटिक महासागर की है तो उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा भी बोला जा सकता है। तो ये उत्तर अटलांटिक विषुवत रेखीय धारा चलती है, ये टकराती है किससे, साउथ अमेरिका के पूर्वी तट से, और ये 2 भागों में विभाजित हो जाती है इस तरीके से। इसका नाम है केनी की धारा, इसका नाम है एंटलीज की धारा। यहाँ पे आगे चल के फ्लोरिडा जो ये है इसके आसपास, इसको फ्लोरिडा धारा कहते हैं। और इसके बाद इसको कह देते हैं यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम। क्या नाम दिया जाता है, गल्फ स्ट्रीम। यहाँ पर एक हैट्रस द्वीप है, उसके पास से इसको गल्फ स्ट्रीम नाम दिया जाता है। तो ये है न्यू फाउंडलैंड का द्वीप। इसके आसपास है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको ग्रांड बैंक बोला जाता है। तो ग्रांड बैंक में ऊपर से एक धारा आती है, उसका नाम है लेब्राडोर सी, लेब्राडोर सी। तो ये है लेब्राडोर सागर है, इसलिए इस धारा को क्या बोला जाता है, लेब्राडोर धारा बोला जाता है। यहाँ बैफिन की खाड़ी से निकलती है। ये आपको खाड़ी बाड़ी का नाम ध्यान नहीं रखना है, मैं बोल रहा हूँ बस। यहाँ बैफिन की खाड़ी से ये जो डेविस स्ट्रेट है यहाँ से नीचे आती है और ये किस में मिल जाती है, गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती है। गल्फ स्ट्रीम जब आगे चलती है तो ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाती है और पछुआ पवनों के प्रभाव में आने के कारण इसको बोला जाता है उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बोला जाता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह बोला जाता है, ठीक है। इस नॉर्थ अटलांटिक प्रवाह में यहाँ ये जो ग्रीनलैंड है, इस ग्रीनलैंड के बगल में से एक धारा निकलती है, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, जो कि ठंडी जलधारा है। क्यों, क्योंकि ये आती है ध्रुवों से, तो इसलिए ये ठंडी जलधारा है। तो जब ये यहाँ इसमें मिल जाएगी तो किसमें, उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट में, तभी आगे जाती है। और ये उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है मुख्यतः 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है।
पहला तो है, एक तो है इर्मिंगर की धारा जो आइसलैंड को जाती है, दूसरा नॉर्वे की धारा जो नॉर्वे की तरफ चले जाती है, तीसरा है बिस्के की खाड़ी के आसपास एक धारा जाती है जिसको नाम देते हैं रेनेल धारा, ठीक है। और लास्ट वन इज वो है कनारी धारा, कनारी की धारा या फिर कनारी धारा, ठीक है। ये जो कनारी की धारा है ये ठंडी जलधारा है। क्यों ठंडी जलधारा है? क्योंकि यहाँ से जो पानी है वो तो इस धारा के साथ आ गया, किसके साथ? इस धारा के कारण है जो यहाँ का पानी है वो इस तरफ आ गया, इसलिए समुद्र के नीचे के तल में से पानी ऊपर उठ के आता है और वो पानी कनारी की धारा में मिल जाता है। इस वजह से होता क्या है कि यहाँ जो कनारी का पानी है वो थोड़ा अपेक्षाकृत ठंडा होता है, ठीक है। तो कनारी की ठंडी जलधारा यहाँ वापस इसमें मिल जाती है, किसमें? उत्तरी विश्वोत्तरेय की धारा में मिल जाती है। तो इस प्रकार ये पूरा साइकिल कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की दक्षिण जो हिस्सा है उसकी। तो ये मैंने वापस से भूमध्य रेखा ड्रॉ की है, ठीक है। भूमध्य, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, इसकी हमने बात की। अब बात कर रहे हैं दक्षिण अटलांटिक महासागर की। तो दक्षिण अटलांटिक महासागर की बात भी वही करेंगे। व्यापारिक पवनें क्या करती है, यहाँ का जो पानी है वो इधर ले आती है, इधर की तरफ व्यापारिक हवा चलती है। तो ये जो धारा बनती है इसको नाम देते हैं दक्षिणी विश्वोत्तरेखीय धारा या फिर दक्षिणी अटलांटिक विश्वोत्तरेखीय धारा, इसका नाम दिया जाता है। ये क्या करती है, यहाँ टकराती है। कहाँ पे? ये जो दिख रहा है आपको ब्रा के जैसा, तो यहाँ टकराती है और एक धारा ऊपर चले जाती है, जिससे कोई खास मतलब मत रखना। जो नीचे आती है वो कहलाती है ब्राजील की धारा। कौन सी? ब्राजील। क्यों कहलाती है? क्योंकि ये जो देश आपको दिख रहा है ये है ब्राजील, इसलिए इसको ब्राजील की धारा कहते हैं, ठीक है। ब्राजील की धारा इस तरीके से नीचे आती रहती है, ठीक है। आगे जो आपको ये सफेद सफेद दिख रहा है ये है फॉकलैंड आइलैंड। कौन सा आइलैंड? फॉकलैंड। यहाँ पर क्या है, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजों की महारानी आई थी तो वो अपना कब्जा यहाँ छोड़ के गई है। आज भी आपसे पूछे कि इस टापू पर किसका कब्जा है, तो आंसर है ब्रिटेन का, या फिर ब्रिटेन की महारानी का कब्जा का है इस टापू पर, आज भी है। तो इस टापू के नीचे से जो धारा आती है उसको बोलते हैं फॉकलैंड धारा। कौन सी? फॉकलैंड धारा। फॉकलैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टापू का ही नाम है फॉकलैंड। तो ये धारा जो है असल में ये ठंडी धारा है। ठंडी क्यों है? क्योंकि यहाँ से जो धारा आती है वो क्योंकि ध्रुवों के पास से आ रही है, इसलिए इसको ठंडी जलधारा बोलते हैं। सॉरी। तो ये जब ठंडी जलधारा ब्राजील की गर्म जलधारा में मिलेगी तो मिलकर ये क्या है, वापस से किसके प्रभाव में आ जाएगी? पछुआ पवनों के प्रभाव में आ जाएगी और पश्चिम से पूर्व की तरफ चलना शुरू कर देगी। जब ये इस तरफ चलना शुरू करती है तो बाद में कहाँ से, ये मैंने ज़्यादा कुछ इधर बना दिया, ये इधर से यहाँ टकराती है। किसको? अफ्रीका को। अफ्रीका महाद्वीप को टकराती है और टकराने के बाद जो है इधर घूम जाती है। तो यहाँ अफ्रीका के जो काले बगुले हैं, कौन? बगुले। बगुले मैंने किस लिए लिखा? क्योंकि यहाँ की जो धारा है उसका नाम है बेंगुला जलधारा। ठंडी है ये भी, इसको भी मैं ब्लैक अक्षरों से लिख देता हूँ, बेंगुला की ठंडी जलधारा, ठीक है ना। बेंगुला की ठंडी जलधारा। तो ये जो बेंगुला की ठंडी जलधारा है इसका नाम जो यहाँ पर जो है, जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी उसको कहा था उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। इसी तरीके से ये दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। किसका नाम? फॉकलैंड को जब ब्राजील मिलती है उसके बाद ये पूर्व की तरफ घूमने लग जाती है पछुआ पवनों के कारण, तो इसको नाम दिया जाता है दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह। यहाँ पर नाम दिया था उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। तो ये जब आगे चल के इससे टकराता है और उत्तर की तरफ वापस घूम जाता है तो इसको नाम दिया जाता है बेंगुला की ठंडी जलधारा। और बेंगुला की ठंडी जलधारा आगे चल के किसको मिल जाती है वापस? दक्षिणी विश्वोत्तरेखीय धारा, दक्षिणी विश्वोत्तरेखीय धारा को मिल जाती है। और इस प्रकार एक पूरा जो है सर्कल कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ देखोगे आप तो ये किधर क्लॉकवाइज घूम रहा है, कौन? ये पूरी जलधारा है, और ये इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से लैंग्वेज पढ़ के फिर आगे चलते हैं। हाँ, तो ये 0 से 20 डिग्री अक्षांशों में पनपती है, इसलिए ये भी एक कैसी जलधारा है? तो आंसर है गर्म जलधारा है। 0 डिग्री से 20 डिग्री गर्म जलधारा है, कोई दिक्कत नहीं है। अफ्रीका, ये अक्षांश आपसे कोई नहीं पूछेगा। अफ्रीका के पश्चिमी तट से शुरू होकर, ये अफ्रीका है, यहाँ के पश्चिमी तट से ये शुरू होती है, ठीक है। व्यापारिक पवनों के प्रभाव में ये पूर्व से पश्चिम की तरफ आती है, ठीक है। क्या नाम है इसका? दक्षिणी विश्वोत्तरेखीय धारा। ब्राजील तट से टकराकर ये यहाँ पर टकराती है, किससे? ब्राजील तट से।
ब्राज़ील तट से टकराकर ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। पहला तो है वो किस में मिल जाता है, उत्तरी अटलांटिक विषुवत रेखा धारा जो चलती थी, ये भूमध्य रेखा है, उसमें मिल जाती है। और दूसरी नीचे की तरफ चल जाती है, जिसका नाम क्या रख देते हैं अपन, क्योंकि ये जो देश है ये कौन सा है, ब्राज़ील है, इसलिए इसका नाम भी ब्राज़ील धारा रख देते हैं। तो दो भागों में विभाजित हो जाती है, जिसमें से एक धारा उत्तर की ओर चली जाती है, दूसरी दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो ब्राज़ील धारा कहलाती है। तो इस धारा का नाम क्या रख देते हैं अपन, ब्राज़ील धारा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, ब्राज़ील धारा में दक्षिण से आती हुई फॉकलैंड की ठंडी जलधारा मिल जाती है। ये जो ब्राज़ील जलधारा है इधर आ रही थी, तो इसमें जो दक्षिण से है, ये जो फॉकलैंड द्वीप है, इसके पास से आती हुई एक ठंडी जलधारा मिल जाती है। किसमें, ब्राज़ील की जलधारा में। कौन सा द्वीप है, फॉकलैंड। तो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा, इस जलधारा का नाम क्या है, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। क्यों, क्योंकि इस फॉकलैंड द्वीप से इसका नाम पड़ा है। जिसके पश्चात ये पछुआ पवनों के प्रभाव में, पछुआ पवन के किधर चलती है, इधर। तो इस प्रकार ये जो दोनों मिलती है, तो पछुआ पवनों के कारण ये वापस पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगती है, तथा दक्षिण अटलांटिक धारा के नाम से जानी जाती है। यहाँ से इसका जो नाम है वो हो जाता है दक्षिण अटलांटिक प्रवाह है। ठीक है, यहाँ पर इसका नाम था क्या, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। जब दक्षिण अटलांटिक धारा दक्षिणी अफ्रीका के तट से टकराती है, तो ये उत्तर की ओर मुड़ जाती है। तो ये किधर मुड़ जाती है, उत्तर की ओर मुड़ जाती है। और उत्तर की ओर मुड़ने पर उसको बेंगुला की ठंडी धारा नाम दिया जाता है। किसको, जब ये धारा यहाँ मुड़ जाती है तो इसको बोलते हैं बेंगुला की ठंडी जलधारा। ठीक है, यहाँ पर इसका ये नाम होता है। और वापस ये किसको मिल जाती है, तो आंसर है अंततः ये दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा में विलीन हो जाती है, जो यहाँ से निकली थी उसी धारा में ये मिल जाती है। तो आई होप आपको सारी जो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं प्रति विषुवतीय धारा की। तो देखो ये भूमध्य रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। यहाँ पर जो जलधारा निकली थी उसका नाम था उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, और यह है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, इन दोनों के बीच ये है दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा, जो भी किधर से चली थी, इस तरफ चली थी, पश्चिम की तरफ चली थी। इन दोनों जलधाराओं के बीच में क्या होता है, पानी क्योंकि सारा का सारा इधर आ रहा है, इस वजह से यहाँ पर पानी की थोड़ी कमी हो जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या होता है, एक विपरीत जलधारा जन्म लेती है, और वो भूमध्य रेखा के पास इस तरह से पश्चिम से पूर्व की ओर चलने लगती है, और इसी को बोलते हैं अपन प्रति विषुवतीय रेखीय धारा। ठीक है, यह जलधारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, यह जलधारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। यह गिनी तट के पास गिनी धारा कहलाती है। जब ये आगे भिड़ती है, यहाँ जाके भिड़ती है ये, तो यहाँ पर कौन सा देश है, आंसर है गिनी देश है। यहाँ पर ये जो देश है ये गिनी देश है। तो गिनी की धारा भी यहाँ पर इसको क्या नाम दे दिया जाता है, गिनी की धारा नाम दे दिया जाता है। ठीक है, तो इतना आई होप आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। हाँ, अब बात करते हैं सारगेसो सागर की। देखो सारगेसो सागर क्या है, यहाँ पर देखो आप उत्तरी, कौन सा है ये, उत्तरी विषुवतीय रेखीय धारा। ठीक है, यहाँ पर एंटलीज की धारा, फिर यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम, और यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। इन सब के कारण क्या होता है, ये जो पानी का सर्कुलेशन है कुछ इस तरीके का बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस क्षेत्र में पानी का मूवमेंट नहीं हो पाता है, पानी लगभग स्थिर रहता है। और पानी का मूवमेंट जब नहीं होता है तो होता क्या है, यहाँ पर घास उग जाती है, और उस घास को बोलते हैं सारगेसम घास। और उसी सारगेसम घास है, उसी के नाम पर इस सागर का नाम पड़ गया सारगेसो सागर। तो ये जो मैं गोला लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक सागर है, और उस सागर का नाम क्या बोलते हैं, सारगेसो सागर। तो सारगेसो सागर का संबंध किससे है, तो आपको पता रखना है कि उत्तरी अटलांटिक महासागर से है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, ये उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, ये कनारी की ठंडी धारा, इनके मध्य एक शांत गतिहीन जल पाया जाता है, जिसमें समुद्री घास उग जाती है। कौन सी, सारगेसम। उसके कारण इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सारगेसो सागर कहते हैं। आपको क्या याद रखना है कि सारगेसो सागर कहाँ स्थित है, तो आंसर है कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यहाँ कहाँ, इसका ये विस्तार है जो आपसे नहीं पूछा जाएगा, 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, ये जो है 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ, और ये है इसके देशांतर 35 से 75 डिग्री पश्चिमी। ठीक है, यहाँ से रेफरेंस लेंगे तो ये पश्चिम में आएगा, इसलिए ये पश्चिमी है।
ये अटलांटिक महासागर की सर्वाधिक लवणता, क्योंकि यहाँ पर वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वाष्पीकरण की वजह से लवणता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये जो पूरा मैप है इसको बड़े पर्दे पे दिखा है, आप फिर से समझना। ये भूमध्य रेखा हो गई, ठीक है। ये जो है कौन सी रेखा हो गई, भूमध्य रेखा हो गई। यहाँ पर भूमध्य रेखा पर चलती है कौन सी, व्यापारिक पवन। तो व्यापारिक पवनों के कारण यहाँ पर पानी इस तरीके से चलने लगेगा और इसको बोलेंगे उत्तरी भूमध्य रेखीय या फिर विषुवत रेखीय धारा। ठीक है, उत्तरी क्यों, क्योंकि ये भूमध्य रेखा के उत्तर में। ऐसे ही नीचे भी जलधारा बनेगी इस तरफ, किस वजह से, व्यापारिक पवनों के कारण। इसको बोलेंगे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा। ये जो उत्तर विषुवत रेखीय धारा है ये यहाँ से टकराकर दो भागों में टूट जाती है। एक को बोलते हैं कैनी की धारा, एक को बोलते हैं एंटलीज की धारा। कौन सी, एंटलीज की धारा। ये दोनों धाराएं जब यहाँ जाके मिलती है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको फ्लोरिडा की धारा नाम दिया जाता है। क्यों, क्योंकि ये यूएसए की जो राज्य है फ्लोरिडा, उसके नाम से पड़ा है। यहाँ पर हैट्रस द्वीप है, वो ये जो द्वीप है उनका नाम ही आपको याद नहीं रखना है, आपको मैं बस बोल के बता रहा हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ जो गल्फ, ये जो ग्रांड बैंक है, जो ग्रांड बैंक है वहां तक इसको कहा जाता है क्या, गल्फ स्ट्रीम। तो आपको पता क्या रखना है कि गल्फ स्ट्रीम किस सागर में पाई जाती है, तो आंसर है अटलांटिक सागर में। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम को एक ऊपर से ठंडी धारा आती है, लेब्राडोर की ठंडी धारा मिलती है। कौन सी मिलती है, लेब्राडोर की ठंडी धारा मिलती है। और उसके बाद ये पछुआ पवनों के प्रभाव में आकर किसकी, पूर्व की तरफ यात्रा करना शुरू कर देती है। पछुआ पवनों के कारण जब ये पूर्व की तरफ आती है तो इसको एक और ठंडी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी धारा यहाँ पर मिलती है। ठीक है, और जब पूर्वी ग्रीनलैंड की ठंडी धारा मिलती है तो ये फिर आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर इसको, यहाँ पर ये जो इसका नाम है, इसका नाम क्या हो जाता है, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। इसका नाम हो जाता है उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, इसको, ये आइसलैंड के पास चले जाती है, इसको नाम दिया जाता है इरमिंगर की धारा। कौन सी धारा, आंसर है इरमिंगर की धारा। और ये नॉर्वे तक चली जाती है, इसको बोलते हैं नॉर्वेयन धारा या फिर नॉर्वे की धारा। ये बिस्के की खाड़ी में आ जाती है, इसका नाम हो जाता है रेनेल की धारा। सॉरी, ये बिस्के की खाड़ी यहाँ पर है, हाँ, तो इसका नाम हो जाता है क्या, नॉर्वे की धारा, सॉरी रेनेल की धारा, रेनेल धारा। ठीक है, और लास्ट वन ये जो थी है, जो कहाँ पर है, अफ्रीका के ये जो पश्चिमी तट है उस पर आती है और इसको बोलते हैं कनारी की ठंडी धारा। ठीक बात, और ये वापस किस में मिल जाती है, उत्तरी अटलांटिक, सॉरी उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा में, उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं दक्षिणी अटलांटिक ओशन की। तो यहाँ पर यह है दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा है, ये टकराती है किससे, ब्राज़ील से टकराती है। एक धारा यहाँ ऊपर चली जाती है जिसको खास महत्वपूर्ण नहीं है, दूसरी धारा जो आती है वो कहलाती है ब्राज़ील की धारा। क्यों, क्योंकि ये जो देश है ये है ब्राज़ील, बहुत बड़ा देश है, इस ब्राज़ील के कारण ये ब्राज़ील की धारा। नीचे से जो फोकलैंड आइलैंड है इसके पास एक ठंडी जलधारा आती है, फोकलैंड की ठंडी धारा। तो फोकलैंड की ठंडी धारा जब इससे मिलती है तो ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आकर इधर घूमना शुरू कर देती है। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह था तो इसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह है। ठीक है, जब ये आगे बढ़ती है तो ये टकराती है अफ्रीका के तट से, अफ्रीका के तट से उत्तर की ओर घूमने जाती है और यहाँ पर बनती है बेंगुला की ठंडी धारा, बेंगुला की ठंडी धारा इसका नाम हो जाता है। और ये वापस किस में मिल जाती है, दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। तो एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये है भूमध्य रेखा और यहाँ पर है उत्तरी अटलांटिक, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा, उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा और ये दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा। इन दोनों धाराओं से सारा पानी जो है इस तरफ आ जाता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति के लिए काउंटर एक धारा और बन जाती है, उसको अपन बोलते हैं प्रति विषुवत रेखीय धारा। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रति विषुवत रेखीय धारा की दिशा किधर होती है, तो आंसर है पश्चिम से पूर्व की तरफ होती है। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर। एक बात थी सार्गेसो सागर की, तो क्योंकि ये धाराएं कुछ इस प्रकार घूमती है इसलिए यहाँ पर एक जो
क्षेत्र बन जाता है ना, वहाँ पर क्या होता है, घास उग जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का पानी जो है गतिहीन हो जाता है, गतिहीन होने के कारण शांत क्षेत्र में घास उग जाती है और उस घास का नाम है सारगेसम घास। तो सारगेसम घास के आधार पे इस क्षेत्र का नाम पड़ जाता है सारगेसो सी। यहाँ की लवणता उच्च होती है, नमक ज़्यादा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको। और एक चीज़ और है, ग्रांड बैंक। वो ये जो ग्रांड बैंक था यहाँ पर, वो मछली पालन के लिए उपयुक्त माना जाता है।